जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के भाग 7, ये भाग हमारा अंतिम भाग रहेगा। इस भाग के अंतर्गत अपन भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहते किसे, इसमें क्या अंतर है। तो वे परिवर्तन जिसमें उसके संगठन और रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता है, अर्थात उसके भौतिक गुण ही बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुण में भी परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलकर दरों बदल गई। इसी प्रकार से एक लकड़ी के टुकड़े को अपन तोड़ते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसी पेड़ को काटना, किसी कागज के टुकड़े को काटना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना और कागज का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अपन थोड़ा सा अंतर पढ़ सकते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला, भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, अर्थात वो उसको पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, परंतु रासायनिक स्थायी अवस्था होती है। इसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद नए वापिस मूल अवस्था में लाया नहीं जा सकता। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहा जैसे पहला था वैसा नहीं रहता, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब हमारे पास में अगला टॉपिक है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। सामान्यतः अपने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ी। इस विधि के द्वारा अपन अलग अलग प्रकार के मिश्रण को पृथक्करण की विधियों के द्वारा अपन ने शुद्ध किया। तो शुद्ध करने के बाद पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में, तत्व और यौगिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है तत्व। तो तत्व शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने यूज किया था, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। इसके बाद एंटोनी लॉरेंट लवैजिए जो फ्रांस के थे, इन्होंने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी और उनके अनुसार तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह मूल तत्व, वो मूल पदार्थ तत्व कहलाता है। और तत्व को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, धातु यानी मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले अपन धातु और अधातु में अंतर पढ़ते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो मैं कुछ गुण यहाँ पर लिखा है मैंने, जिसमें 7 गुणों के आधार पर अपन इसकी तुलना करेंगे। पहला है कठोरता, दूसरा उसका चमकीलापन, तीसरा आघातवर्धनीयता, चौथा तन्यता, पांचवा ध्वनिक, छठा विद्युत चालकता और 7वां गलनांक और क्वथनांक। अर्थात जिनमें ये 7 या अधिकतर गुण जिसमें पाए जाते हैं वे तो कहलाते हैं धातु यानी मेटल कहलाते हैं, और जिसमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं वह अधातु कहलाता है। जैसे धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, अर्थात इनके बीच के बॉन्ड आकर्षण बल कठोर होते हैं, इसलिए ये अपनी मूल संरचना में रहते हैं, परंतु अधातु मुलायम होते हैं। कठोरता में धातु में भी कुछ अपवाद हैं, जो जैसे सोडियम और पोटेशियम नरम अवस्था में होते हैं, जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। इसी प्रकार से मरकरी, पारा, यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रह सकता है, तो ये इसके अपवाद हैं। इसी प्रकार से अधातु सामान्यतः मुलायम होते हैं, परंतु हीरे और ग्रेफाइट ये दोनों आणविक संरचना के कारण, क्रिस्टलीय संरचना के कारण ये कठोर अवस्था में होते हैं। और इसी के साथ में एक ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। कभी कभी सवाल पूछते हैं
वह कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या लिखना है? ब्रोमीन। और धातु का पूछे तो मरकरी, पारा, Hg। मरकरी, इसको किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं? Hg से। इसी प्रकार से दूसरा गुण है धातु सामान्यतः चमकीले होते हैं, और इधर अधातु सामान्यतः चमकीले नहीं होते हैं। परंतु अधातु में भी एक अपवाद है जो चमकीला होता है, वह है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अपन आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन एक अधातु है जो चमकीला होता है, बाकी चमकीले नहीं होते। इसी प्रकार से हमारा तीसरा गुण है धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, अर्थात किसी धातु पर चोट पहुंचाकर इसको पतली पतली चदरों में विभक्त किया जा सकता है। इस गुण का नाम है आघात वर्धनीयता। तो धातु में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पाई जाती है, और सबसे ज्यादा धातु में भी वो है एल्यूमिनियम, Al। तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पाई जाती है। इसीलिए अपन एल्यूमिनियम की पन्नी पढ़ते हैं या सुनते हैं, जिसमें अपन रोटियों को पैक करने के लिए, इसको गर्म रखने के लिए किया जाता है। उसका पैकिंग के भोज्य पदार्थों को पैकिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात वो क्षणभंगुर होते हैं। हल्की सी चोट से वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात अधातु में क्षणभंगुर का गुण पाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है तन्यता। तो धातु में सामान्यतः तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब जिनको चोट पहुंचाकर पतले पतले तारों में विभक्त किया जा सकता है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, और सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है चांदी में। किसमें होती है? गलत। सबसे ज्यादा तन्यता सोने में पाई जाती है, Au, गोल्ड में। एल्यूमिनियम और सोने में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात ऐसा कहते हैं 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अर्थात सोने में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, इसीलिए कम सोने से बहुत अधिक हमारे आभूषण बनाए जा सकते हैं। अगला है अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है धातु में ध्वनिक का गुण होता है। ध्वनिक का मतलब होता है सोनोरस, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे अपन के पास में छोटा सा उदाहरण है, अपन इस प्लेट पे जैसे चम्मच मारते हैं तो वो ध्वनि करता है। तो ये ध्वनिक का गुण है, अर्थात धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है। सबसे ज्यादा ध्वनिक का गुण तांबे में होता है, इसीलिए जो मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो पीतल की बनती हैं, और पीतल जिंक और कॉपर का सम्मिलित रूप होता है, मिश्र धातु है ये। तो सबसे ज्यादा ध्वनिक का गुण पाया जाता है कॉपर, तांबे में। ठीक है, तो अधातु में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। अब आता है धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत का चालन करते हैं, और सबसे ज्यादा विद्युत का चालन होता है चांदी में। सबसे ज्यादा विद्युत का चालन कौन करती है? चांदी करती है, सिल्वर करती है। इसीलिए सौर ऊर्जा में या सौर ऊर्जा के जो प्लांट होते हैं, सौर पैनल के रूप में उनके तारों को जोड़ने के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा के जो प्लांट होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी। अधातु में अधातु विद्युत के सुचालक नहीं, अर्थात कुचालक होते हैं, अर्थात वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। परंतु हीरे और ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है और इन्हीं के कारण से ये विद्युत का चालन करते हैं। ये अपवाद है। अब आता हमारा अंतिम पॉइंट है धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए इनकी बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अधातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है। जैसे अभी अपने पढ़ा मरकरी है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है ना, ये सारे अपने अभी धातु के उदाहरण पढ़े। तो सामान्यतः इनमें जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं या अधिकतर गुण पाए जाते हैं वे धातु कहलाते हैं, और जिनमें ये गुण नहीं होते वो अधातु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है ना, ये सारे अधातु के कुछ उदाहरण है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है उपधातु। तो वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। कभी कभी सवाल पूछते हैं उपधातु किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसमें धातु के तथा अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। 10वीं क्लास में आओगे तो आवर्त सारणी के अंतर्गत आप एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पढ़ोगे, उसमें उपधातु आते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है यौगिक। ये तो थे तत्व, तत्व के संबंध में सॉरी एक टॉपिक बच गया, कुछ रोचक तत्व है। आज तक के कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो परमाणु हैं, बाकी के सारे मानव निर्मित। उसके बाद 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, और 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें मरकरी और कौन सा? मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद गैलियम और सीजियम 303 केल्विन तापमान पर वे द्रव अवस्था में पाई जा सकती है। ये कुछ रोचक तत्व थे। इसके बाद हम आते हैं यौगिक के ऊपर। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक नियत या एक फिक्स अनुपात से बनने वाले रासायनिक तौर पर संयोजन करके बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के अनुपात के रूप में जब इनको मिलाया जाता है तो जल बनता है। इसी प्रकार से Na और Cl का अनुपात मिलता है तो NaCl बनता है, यानी नमक। जैसे हमारे पास में ये जो नमक है, ये अपन नमक देखते हैं, तो ये 2 तत्वों का मिश्रित रूप है। रासायनिक संयोजन किया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ में रासायनिक संयोजन किया, और संयोजन करने से किसका निर्माण हुआ? सोडियम क्लोराइड का, अर्थात साधारण नमक का। इसी प्रकार से हमारे पास में ये जल है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स अनुपात है, और इसी अनुपात में जब इनको आपस में मिलाया जाता है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 1:8 में, तो क्या बनता है? जल बनता है। अब हमारे पास में आता है मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहला मिश्रण किसे कहते हैं? तो तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यानी किसी तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनाने में उपयोग में आते हैं, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, मिश्रण कहलाते हैं। यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें फिर दूसरा है मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसको परिवर्तित किया जा सकता है इनके संगठनों को, परंतु यौगिक के संगठन नए पदार्थ के निर्माण के बाद इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा टॉपिक है मिश्रण। इसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, यानी उसके अंदर मिलने वाले संगठन के गुण प्रदर्शित करेंगे, और इसमें जो इनके घटक होते हैं वो इनसे भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो नए गुणों से समावेशित होते हैं। जैसे H2 और O2 मिला तो H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, एक नए पदार्थ का गुण प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से अंतिम है घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। किनको? मिश्रणों को। परंतु यौगिकों को सामान्यतः रासायनिक और वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के पृथक्करण की विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है। इन्हें सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, मिश्रण और यौगिक में अंतर।
तो अपने ये 4 आंसर पढ़े। नमस्कार, आज हमारा वीडियो यहीं पर है। आज हमारा अध्याय 2 पूर्ण होता है। इस अध्याय के गृह कार्य के रूप में आपको पाठ के प्रश्न उत्तर करने हैं, ठीक है। और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको नए से नए और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।